मैं आसिम खान साहब को मुबारकबाद इन लफ्ज़ों में दूंगा कि आते आते जवाबी शिकवा में सुन रहा था तो उसमें कहा है कि ढूंढने वाला हो तो हम दुनिया भी नहीं देते हैं, चाहने वाला हो तो हम शान भी नहीं देते हैं, और ढूंढने वाला हो तो दुनिया भी नहीं देते हैं। जलवाए तूर तो मौजूद है, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। मैं आपके बीच बहुत लंबा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इस तकरीब के बहाने कौम और मिल्लत की जिम्मेदारी का एहसास कराना मैं अपना फर्ज। मानो इस तरह खुश है कि जैसे उसके ही घर का बच्चा आज इस कामयाबी पे पहुंचा है। ना कि एंड होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 2-3 बातें बता के बात खत्म करता हूं। 3 चीजें होती है। एक होता है इंडिविजुअल एफर्ट्स, और जहां तक मैं आसिम खान साहब के बारे में जानता हूं, यह है इंडिविजुअल एफर्ट्स का नतीजा और फैमिली सपोर्ट का नतीजा। इंडिविजुअल एफर्ट्स और बहुत सारी नाकामियों को झेलने के बाद कहते हैं कि फेल्यूर इज नॉट अ डेजर्ट, फेल्यूर इज नॉट अ डेजर्ट जहां आप अपने आप को गवा दीजिए, बल्कि नाकामी कामयाबी के इमारत की एक एक ईंट होती है। जब वो नाकामियां देखता है तब जाकर ये इमारत बनती है, लेकिन वो नाकामियां नींव की ईंट की तरह जमीन में धंस जाती है, जो कभी नजर नहीं आती। नजर आता है सिर्फ गुम्मत, और दुनिया उस कामयाबी को सलाम करती है, उन नाकामियों को कोई नहीं देख पाता। आज हमें यह समझना पड़ेगा कि इंडिविजुअल एफर्ट से एक बन सकता है, फैमिली सपोर्ट से 2 बन सकते हैं, लेकिन जब ये प्रोग्राम जमीयतुल उलमा रखती है तो मैं ये समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये एहसास करा दूं कि अगर अगली स्टेप जो होगी ये कम्युनिटी इनिशिएटिव की होगी। कम्युनिटी इनिशिएटिव क्या होता है कि एक चीज को लेकर पूरी कौम और मिल्लत उसके लिए काम करे। जैसे मैं जमीयतुल उलमा का एक काम बताता हूं कि साहब बेगुनाह कैदियों को छुड़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई केस लड़ती है, और मुसलसल लड़ती है। मुसलसल इसके लिए पैसा जमा होता है, काम होता है, कौन दे रहा है कोई नहीं जानता, कौन ले रहा है कौन नहीं जानता, बच्चे छूट जाते हैं, बरसों केसेस चलती है। वो जब बच्चा रिहा होकर आता है तो घर वाले खुशियां मनाते हैं और जमीयतुल उलमा का शुक्रिया अदा करते हैं। ये है कम्युनिटी इनिशिएटिव जमीयतुल उलमा का बेगुनाहों के लिए। अब मैं धुलिया का जमीयतुल उलमा पे जिम्मेदारी डालता हूं कि इस तरह का कम्युनिटी इनिशिएटिव ले और एक स्टडी सेंटर ये धुलिया में शुरू कर सकते हैं। मैं बहुत छोटी चीज आपको बता दूं, अंसार शेख ये स्टडी सेंटर के प्रोडक्ट थे। ये आप जानते हैं कि पूना में कई लोग ऐसे जिन्होंने अपनी बिल्डिंगें दे दी, वहां हॉस्टल में रहने वाले अलग अलग बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन चूंकि माहौल नहीं होता है तो वो सुबह 7 बजे अपना बैग लेते हैं, स्टडी सेंटर में जाके पढ़ाई करते बैठते हैं और रात को 9 बजे लौट के आते हैं। आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मैं एक छोटी सी कोशिश का जिक्र करता हूं जो धुलिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्टडी सेंटर कायम कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक स्टडी सेंटर बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के दरमियान जलगांव में हमने एक स्टडी सेंटर कायम किया, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चे आज हमारे पास स्टडी सेंटर में पढ़ाई करते। मैंने कुछ नहीं दिया, एक फ्लैट है, उसमें एक लाइब्रेरी है जहां कॉम्पिटिटिव डिफरेंट कोर्सेज की किताबें हैं। ये बच्चे वहां आते हैं, सुबह 9 बजे आते हैं, टिफिन लेके आते हैं, रात के 9 बजे तक पढ़ते हैं और वो घर जाते हैं। आपके घर के पास ही मस्जिद के बाजू में आपने देखा हो, कुछ नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे 4 बच्चों ने एमपीएससी अप्लाई किए। वो जो अभी कंबाइंड का एग्जाम हुआ है, मेरे स्टडी सेंटर से 4 बच्चे अपीयर हुए, 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुलिस भर्ती के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे कुछ नहीं करना,
मैं आपको बता रहा हूँ, कम्युनिटी इनिशिएटिव कीजिए। जमीयतुल उलमा एक स्टडी सेंटर कायम करे, एक रूम होगा, एक फ्लैट होगा, एक बच्चा उसमें ध्यान रखेगा, जहाँ 50-60 हज़ार की किताबें होगी और जहाँ जरूरतमंद बच्चे आएंगे वो पढ़ाई करेंगे। आज मैं धुलिया से ही मैं पढ़ा हूँ, मैं धुलिया में रहा हूँ, मैं आजाद नगर से पढ़ा हूँ। मैंने देखा है कि हमारे छोटे छोटे घर है, अगर बच्चा भी पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता, घर में माहौल नहीं है, दोस्त उसको डिस्टर्ब करने आते हैं। ये सारे माहौल का अगर आपको इलाज करना है तो इस तरह के स्टडी सेंटर अगर हम कायम करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं अगले 3 से 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह यहां से कई बच्चे इस तरह के अपीयर हो सकते हैं। उसकी मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। 2 मिनट ले लूंगा मुफ्ती साहब और अपनी बात खत्म करूंगा। जस्टिस सच्चर रिपोर्ट काफी जल्द से हम लोगों ने की है। पूरे महाराष्ट्र में ये बताते फिरे हम कि मुसलमान सिविल सर्विसेज में तादाद 4% है। भारतीय संविधान को और भारतीय सिस्टम, इनको तो ये भी नहीं पता ये आज है या कल नहीं है, क्योंकि कल आदेश आएगा इस्तीफा दो। आपने देखा 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। तो ये गलतफहमी मत रहना कि मुल्क कोई नेता चलाता है, मुल्क चलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। आसिम खान साहब की नुमाइंदगी ब्यूरोक्रेसी में है और उम्र के 60-58 साल तक कोई माइका लाल इस शख्स को अपने फैसले लेने से नहीं रोक सकता। ये सस्पेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे मुंडे साहब का डायलॉग याद है, एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर मुंडे, उनकी 15 साल में 18 बदली की गई। तो उनको पूछा गया कि यार तुम्हारी बदली मंत्रालय में तो ऐसी बदली की कि वो वहां से एक जगह से निकले, मंत्रालय में लेटर लेने जा रहे, मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा ये ईमानदार हमको नहीं चलेगा, इसको बदलो। तो ज्वाइन करने से पहले ट्रांसफर कर दिया। तो पत्रकार ने पूछा कि यार तुम्हारी इतनी ट्रांसफर होती है, तुम डिस्टर्ब नहीं होते? जवाब क्या दिया मालूम है क्या? कहाँ काम करना है ये हुकूमत तय करेगी, कैसे काम करना है ये मैं तय करूंगा, ये नहीं तय करेगी। ये तरीकेकार उस आदमी का, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि हुकूमत कौन चलाता है, ये 2 मिलके चला सकते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हारे एरिया का चलाता है, अगर आचार संहिता लग जाए तो आमदार अगर दौरे पे कलेक्टर, मैंने देखा है आचार संहिता लग गई थी साहब, मंत्री साहब कार्यक्रम में आए थे और आचार संहिता डिक्लेयर हो गई, मीटिंग खत्म हुई, कलेक्टर साहब खड़े हो गए, गवर्नमेंट की गाड़ी जमा करो, प्राइवेट गाड़ी दो इनको। क्यों? आचार संहिता लग गई, बात खत्म। इतनी पावर ये लोगों में होती है। लेकिन हमारी हालत क्या है? 4%। जुडिशियरी, और ये सही काम कर रही या नहीं कर रही ये कौन तय करेगा? कहते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था करती है, लेकिन राजेंद्र सच्चर करते भारतीय न्याय व्यवस्था में मुसलमानों की भागीदारी चिंता का विषय है। कोई आंकड़े नहीं दे पाए, कोई आंकड़े नहीं दे पाए, ना हमारे जज है ना हमारे वकील है, लेकिन जेल में 18% हमारी तादाद है, जबकि 16% एक्चुअल तादाद गिनी गई। ये कहां से हुआ? मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे इख्तलाफात थे, है और रहेंगे, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि दुनिया में अगर एक मशाल जली है तो पूरा जंगल जलाने के लिए एक मशाल काफ़ी होती है। अगर इस जलगांव में, पूरे धुलिया जलगांव और नंदुरबार में अगर हमें इसको मिशन के तौर पे ले सकते हैं तो हमारे सामने नुमाइंदा है और कोई दूर नहीं है, कोई बाहर नहीं है। आज कोशिश करने की ज़रूरत है, बिल्कुल इख्तलाफात को ख़त्म करिए और एक सेंटर, एक स्टडी सेंटर आज आप कायम कीजिए। धीरे धीरे होगा, ये कोई देखेगा नहीं, कोई जलसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ 9 बच्चे साल भर में सिर्फ 9 जमा हुए मुफ्ती साहब, लेकिन वो 9 बजे सुबह आते, 9 बजे रात के 9 बजे तक, मैं रहूँ ना रहूँ, वो अपना अपना पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चा आप आइडेंटिफाई कीजिए, कम्युनिटी इनिशिएटिव कीजिए। अगर वो बच्चा काम पे जा रहा है तो ये जमीयतुल उलमा की जिम्मेदारी है। कितना कमाता है? 6000 रुपये में ना जमीयत देंगी, लेकिन ये बच्चा पूरे टाइम वहाँ पढ़ाई करेगा। आप इस तरह के 6 बच्चे 10 बच्चे सिलेक्ट कीजिए। मैं आखिरी बात कह के बात खत्म कर दे रहा हूँ। IAS को लेके हमारे 4% होते हैं। मैं सच्चर रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का हवाला दे रहा हूँ। सच्चर साहब ने साबित किया मुसलमानों को लेकर, उन्होंने कहा है कि अगर दीगर कौमों के 100 बच्चे बैठते हैं तो 8 पास होते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम बच्चे बैठते हैं, 100 बैठते हैं तो 25 पास होने की ताकत रखते हैं। मैं आसिम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि पूरे कितने IAS हमारे बने वो तो आप बताइए आंकड़ा,
लेकिन एक आंकड़ा ये भी बताइए कितने एफआईआर हुए थे। जस्टिस सच्चर साहब से मेरी पर्सनल मुलाकात 2 घंटे चली थी, राजेंद्र सच्चर साहब से। उन्होंने मुझे पर्सनल में एक बात कही थी, मैं ये समझता हूँ मैं कौम को मेरी जिम्मेदारी है कि उनका